Welcome dear students, Nikhar here from Fatima Teachers Training College रांची। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग लगातार शिक्षा मनोविज्ञान के अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कस कर रहे हैं। ये सारे के सारे टॉपिक्स सीटेट की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स और यूजीसी नेट में एजुकेशन पेपर से तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के साथ साथ डीएलएड, बीएड और एमएड सभी स्तर के शिक्षण प्रशिक्षण से जुड़े हुए लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत हो जाए। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं ये है मेमोरी यानी स्मृति। इससे संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ों को हमने अपने पिछले अंक में डिस्कस किया था। जैसे हमने वहाँ पर देखा स्मृतियों की क्या परिभाषाएं हैं, स्मृतियों के कितने प्रकार हैं। इसके साथ साथ हमने देखा कि स्मृति के कितने अंग हैं। तो उन सभी चीज़ों को देखने के बाद एक कंसेप्ट बनता है, एक अवधारणा बनती है कि स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है जो अतीत में एक्सपीरियंस किए हुए चीज़ों को ठीक उसी रूप में अपने कॉन्शियस लेवल पर लाने की प्रक्रिया है। यानी उसको अपने कॉन्शियस लेवल पर ला करके हम अपने उपयोग में ले आते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अच्छी स्मृति के लक्षण क्या क्या है। आप किस मेमोरी को, किस टाइप के मेमोरी को गुड मेमोरी कहेंगे आप। तो स्टाउट महोदय ने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में स्टडी किया है। हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले अच्छी स्मृति के लक्षण, ये स्टाउट महोदय के रिसर्च वर्क पर आधारित है। एग्जाम में अगर आप इनका नाम लिखते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली अच्छे मार्क्स परीक्षक के द्वारा आपको प्रदान किए जाएंगे। तो स्टाउट महोदय ने अच्छी स्मृति का पहला लक्षण बताया है क्विक लर्निंग, शीघ्र अधिगम। जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज को तुरंत सीख जाता है, जल्दी सीख जाता है, तो माना जाएगा कि ये एक अच्छी स्मृति है, इसकी मेमोरी गुड है। दूसरा है गुड रिटेंशन। आपने देखा था स्मृति के प्रमुख अंगों में हमने इसे डिस्कस किया था कि किसी भी सीखी गई चीज को यदि लंबे समय तक हम धारण करके रखते हैं, जैसे अगर आपने कोई चीज सीख लिया है, कोई नया एक्सपीरियंस किया है और उसको आप धारण करके रखते हैं तो वो मेमोरी का हिस्सा होता है। तो जितनी ज़्यादा देर तक हम किसी चीज़ को धारण करके रखते हैं वो हमारे गुड मेमोरी की पहचान है। जैसे कोई घटना, कोई फैक्ट पढ़ाई गई कोई चीज़ और उसको आपने अभी तक संभाल के रखा है, आपने उसको याद रखा है, तो वो गुड मेमोरी का एग्जाम्पल है। इसके साथ साथ है क्विक रिकॉल। ये भी तीसरे अंग से जुड़ा हुआ है। मेमोरी का तीसरा अंग था रिकॉल करना। तो अगर आपने अपने सीखे हुए किसी चीज को, जिसको लंबे समय तक आप धारण करके रख रहे हैं, उसको तुरंत रिकॉल कर लिए तो माना जाएगा कि ये एक अच्छी स्मृति है। इसके साथ साथ जो स्मृति का चौथा पक्ष था रिकॉग्निशन, यानी कि पहचान करना। आपने जिस चीज को सीखा, जिसको धारण करके रखा, जिसको आपने याद किया, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने सीखा था, तो माना जाएगा कि आपकी मेमोरी अच्छी है। अगर आप अस्पष्ट याद कर पा रहे हैं, हूबहू वैसा नहीं दोहरा रहे हैं या हूबहू उस चीज़ को अपने याददाश्त में नहीं ला पा रहे हैं, तो माना जाएगा कि ये बैड मेमोरी है। और अगर हूबहू उसको रिपीट कर दिया गया तो वो क्विक रिकॉग्निशन का एग्जाम्पल होगा। ये गुड मेमोरी का एग्जाम्पल है। तो आपके समस्या को स्टाउट महोदय ने यूं ही हल कर दिया। आपको याद रखना होता है कि अच्छी स्मृति के लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो आप याद रखिए कि स्मृति के कितने प्रमुख अंग हैं। उन चारों में जितनी शीघ्रता होगी वो उतना ही अच्छा मेमोरी कहलाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने दो और अलग से पॉइंट दिया है। एक पॉइंट दिया है कि अनावश्यक बातों की विस्मृति, यानी फॉरगेटिंग यूजलेस थिंग्स। जो जरूरत का नहीं है उन चीजों को आप भूलते चले जा रहे हैं, ये भी अच्छी स्मृति का एग्जाम्पल है। जनरली जो भी व्हाट्सएप, सोशल मीडिया वगैरह यूज करते हैं वो स्टूडेंट्स इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, वहाँ पर
स्मृतियों से संबंधित काफ़ी अच्छे अच्छे विचार दिए जाते हैं, विज्ञान वितरित किया जाता है। तो वहाँ पर मैंने पढ़ा था एक कि बहुत बेचैन रहते हैं वो लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। तो वो गुड मेमोरी का एग्जाम्पल नहीं है, वो बैड मेमोरी का एग्जाम्पल है। गुड मेमोरी का एग्जाम्पल है कि वैसी बातें जो यूजलेस हैं, वर्थलेस हैं, उसको अपने मस्तिष्क से मिटा दिया जाए। ये कई बार जानबूझकर भी होता है, ये बिल्कुल आपके हाथ में होता है, और कई बार ये आपके हाथ में नहीं होता, समय के साथ साथ इसकी परतें धुंधली पड़ती चली जाती हैं। लेकिन उसको अपने स्मृति में वापस लाना, अपने कॉन्शियस मेमोरी में वापस लाना, ये आपके द्वारा ही किया जाता है। इसके लिए आप दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते। तो जो यूजलेस है उसको भूल जाने में भलाई है। तो फॉरगेटिंग द यूजलेस थिंग्स इज द साइन ऑफ गुड मेमोरी। इसके साथ साथ जो उन्होंने अगला पॉइंट दिया है, उन्होंने बताया उपयोगिता यानी यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब है कि वही स्मृति अच्छी मानी जाती है जो समय आने पर उपयोगी होती है। जैसे आपने कोई चीज़ कहीं पर रख दिया है, या आपने कोई टेक्नोलॉजी यूज करना सीखा, कोई नई चीज़ आपने सीखी, अब उसकी ज़रूरत आ पड़ी है और आपने उसको यूज कर लिया, यानी वो उपयोगी साबित हुआ। अगर वो उपयोगी साबित हुआ तो ये गुड मेमोरी का एग्जाम्पल या गुड मेमोरी का साइन है। लेकिन अगर मान लेते हैं आपने कार चलाना सीखा, आज घर में कोई अचानक ऐसी परिस्थिति आई है कि आपको चला के जाना, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, और आप चलाने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि आपकी स्मृति में वो बात अच्छे से नहीं आ पा रही है, लंबे समय के बाद आपको ऐसा कहना पड़ रहा है, तो ये उस समय बैड मेमोरी का एग्जाम्पल कहते हैं। तो उपयोगिता और अनावश्यक चीज़ों की स्मृति, इन दो पॉइंट्स को आप स्मृति के प्रमुख अंगों के साथ जोड़ दें तो यही स्टाउट महोदय के द्वारा प्रस्तुत की गई अच्छी स्मृति की व्याख्या है। अब है स्मृति के नियम, लॉ ऑफ मेमोरी। देखिए, मेमोरी के 3 लॉ दिए जाते हैं, उसके 3 नियम बताए जाते हैं। पहला है लॉ ऑफ हैबिट, आदत का नियम। अगर आप किसी चीज को आदत बना लेते हैं तो आपका एंटायर बॉडी उस मेमोरी को धारण करता है। जैसे साइकिल चलाते समय या महिलाओं के द्वारा खाना बनाते समय इसी मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। वो बात कर रही हैं, किसी इंपॉर्टेंट चीज पर डिस्कस कर रही हैं, एक साथ कई काम को कर रही हैं, लेकिन उनका बॉडी इस तरीके का हैबिचुएटेड हो चुका है कि आराम से वो खाना बना लेती हैं, सब्जियां काट लेती हैं। आप देखेंगे जैसे जो लोग गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, वो और भी काम करते करते, हालांकि वो करना मना है, नहीं करना चाहिए, आप एक्सीडेंट के शिकार हो सकते हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आप आराम से अपने क्लच, गियर, ब्रेक, ये सब कुछ यूज कर रहे होते हैं और आप अनकॉन्शियसली भी कर रहे होते हैं और वो सही हो। तो वो आदत के निर्माण से ये स्मृति डेवलप होती है जब पूरा बॉडी उसके साथ जुड़ जाता है। उसके बाद है निरंतरता का नियम, लॉ ऑफ प्रिजर्वेशन। जैसे आप किसी चीज को लगातार, ये आप कहेंगे कि आदतों से जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो नहीं, आदतों के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। इसमें क्या है कि वैसे अनुभव विशेष रूप से स्पष्ट होते हैं जो हमारे मस्तिष्क में कुछ समय तक निरंतर बने हुए रहते हैं या हमारे मस्तिष्क में लगातार आते रहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि किसी एक्सपीरियंस किए हुए चीज को या आदत तो जनरली आपके शरीर से जुड़ा हुआ होगा, लेकिन आपके मस्तिष्क से जुड़ी हुई चीजें कुछ ऐसी होंगी, जैसे कोई मूवी देखना, हो सकता है किसी अच्छे नॉवेल को पढ़ना, कोई दर्दनाक हादसा देखना, तो वो बार बार आपके माइंड में रिपीट होता रहता है। तो ये इससे भी स्मृतियों का निर्माण हो जाता है। इसके साथ साथ है परस्पर संबंध का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएशन। इसे साहचर्य का नियम भी कहते हैं। अगर आपने किसी चीज को किसी के साथ जोड़कर देखा है, जनरली आप देखेंगे कि साइंस के बहुत सारे पोर्शंस ऐसे हैं जो मैथ्स के साथ जोड़कर पढ़े जाते हैं, समझे जाते हैं, या फिर किसी घटना को याद रखने के लिए किसी अन्य चीज के साथ जोड़कर आप देखते हैं। जैसे इतिहास वगैरह में देखा जाता है कि बहुत सारी घटनाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई, उनका बाकायदा एक पूरा सीरीज होता है, इनकी एक श्रृंखला होती है।
इस घटना का ये प्रभाव पड़ा, फिर इसके प्रभाव से ये हुआ। तो एक घटना आपके दिमाग में आया और आपने उसके पूरे सीरीज को रिकॉल कर लिया, तो इसका मतलब था कि आपकी मेमोरी में ये चीजें लॉ ऑफ एसोसिएशन के तहत दर्ज थी, साहचर्य के नियम के तहत। इससे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जितने अधिक संबंध जोड़े गए उस घटना के साथ, अगर उसमें से एक भी बात याद आ जाती है तो ये पूरी घटना आपको याद आ जाएगी। तो ये 3 नियम बताए जाते हैं स्मृतियों के। देखिए, मेमोरी का चैप्टर काफी यूजफुल रहा है। ये मनोविज्ञान के स्टूडेंट्स के साथ साथ शिक्षा मनोविज्ञान के स्टूडेंट्स और टीचर्स ट्रेनिंग कर रहे स्टूडेंट्स के लिए समान रूप से उपयोगी है। कारण है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था, वो ये मानती है कि हम कुछ चीज़ों को सीखते हैं, उसको धारण करके रखते हैं और जीवन में उसका उपयोग करते हैं। तो ये सब कुछ तभी आप उपयोग में ला सकते हैं जब आपके दिमाग में ये चीज़ें निरंतर बनी हुई रहेंगी। अब हम लोग देखते हैं कि याद करने की कौन कौन सी विधियां हैं। ये सारे टीचर्स के लिए काफ़ी उपयोगी है। अगर इनमें से आप मैं बताऊंगा किस सब्जेक्ट के लिए या किस तरह की चीज़ को कैसे याद करना है। अगर ये आपके लिए यूजफुल हो तो आप स्वयं भी इसका लाभ उठा सकते हैं और अपने स्टूडेंट्स को भी इससे संबंधित ज्ञान दे सकते हैं। वो भी अपने चैप्टर्स को, अपने लेसन्स को, अपने सीखे गए चीज़ को याद करने में इसको उपयोग में ला सकते हैं। जैसे पहली विधि है पूर्ण विधि, यानी होल मेथड। जैसे छोटे छोटे जो कविताएं होती हैं या छोटे छोटे जो पाठ होते हैं, उसको अगर याद करना है तो उसको एक बार में याद कराना चाहिए। यही है होल मेथड या पूर्ण विधि। तो क्या होता है कि पूरी घटना, चूंकि छोटा है, उसको याद करना आसान है, तो पूरा का पूरा एक बार में याद कराते चले जाइए, उसको रिकॉल करना आसान हो जाएगा उनके लिए। दूसरा है पार्ट मेथड, यानी खंड विधि। खंड विधि में क्या होता है कि कोई बड़ा चैप्टर है या बड़ा टॉपिक है या समझने में ज़्यादा जटिल है, तो उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है और छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके उनको याद कराया जाता है। तो इससे भी आसानी के साथ चीज़ों को याद किया जा सकता है, धारण किया जा सकता है। इसके साथ साथ है प्रोग्रेसिव मेथड, प्रगतिशील विधि। इस विधि में क्या होता है कि कई खंडों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं और बांटने में विकास के क्रम को ध्यान में रखते हैं आप। यानी एक चीज को हमने सीख लिया, अब दूसरा चीज जो सीखा जाएगा, दूसरा चीज जो याद किया जाएगा, वो अपने पहले के सीखे हुए चीज पर आधारित होगा। जैसे आप अगर पहले अल्फाबेट सिखाते हैं स्टूडेंट्स को, उसके बाद आप उसे वर्ड्स के बारे में बताते हैं, फिर आप उनको सेंटेंस बनाना सिखाते हैं। तो यहाँ पर इसी विधि को प्रयोग में लाया जाता है। इसके साथ साथ है स्पीड मेथड। स्पीड मेथड में क्या होता है कि किसी चीज को अगर काफी तीव्रता के साथ बार बार रिपीट किया जाता है तो उससे भी चीजों को याद करने में काफी आसानी होती है। इसके साथ है मिक्स्ड मेथड, यानी मिश्रित विधि। मिश्रित विधि में जैसे पूरे पाठ को शुरू से अंत तक पढ़ा जाता है और उसमें ध्यान रखा जाता है कि जो सरल चीजें हैं, आसानी से समझ में आने लायक चीजें हैं, उनको होल मेथड के साथ याद करा दिया जाए और जो चीजें जटिल हैं उनको पार्ट वाइज याद कराया जाए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मिश्रित विधि में ये दोनों ही प्रकार की विधि उपयोग में लाई जाती है। इसके साथ साथ है अंतरहीन विधि, जिसको आप अनस्पेस्ड मेथड कहते हैं। इस विधि में किसी भी पाठ को याद करने के लिए अंतर नहीं किया जाता। जैसे क्या होता है, कई बार आप देखेंगे कि कोई जटिल थ्योरी अगर पढ़ाई जा रही है तो एक के बाद तुरंत अगर दूसरा क्लास लगाया जाए तो वो चीज़ें एक दूसरे के साथ घुल मिल जाती हैं और वो अच्छे तरीके से याद नहीं हो पाती है। तो ये तय किया जाता है कि एक लंबे समय तक
लंबा क्लास ना लेकर के, लंबे समय तक याद ना करके उसे समय प्रदान किया जाए, यानी थोड़ी देर का विश्राम उनको दे दिया जाए, उसके बाद फिर नई चीज़ें सिखाई जाए। तो जो अंतर दिया जाता है वो स्पेस्ड मेथड कहलाता है, और अगर आप उसके लिए कोई अंतर नहीं देते हैं तो वो अनस्पेस्ड मेथड कहलाता है। हालांकि ये दोनों मेथड में स्पेस्ड मेथड ही ज़्यादा सही है, चूंकि इसके पहले ही मैंने आपको बताया कि स्पीड मेथड में चीज़ों को बार बार तीव्रता के साथ रिपीट कराया जाता है, जिसको आप रटने की प्रक्रिया भी कह सकते हैं। रोट मेथड से मिलता जुलता होता है। इसमें धड़ल्ले से एक सांस में आप कहते हैं कि किसी चीज़ को बोलने की कला सीखना, तो उसमें क्या होता है कि माइंड इस हद तक एक्टिव हो जाता है कि वो उन चीज़ों को तुरंत अडॉप्ट करने का प्रयास करता है। लेकिन स्पेस्ड में हम देखते हैं कि आप अगर ब्रेक नहीं देंगे, कोई जटिल सिद्धांत पढ़ाया जा रहा है, ब्रेक नहीं देंगे, लगातार उसको सिखाते रहेंगे, तो इंटरमिंगलिंग की प्रोसेस वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी और पूरा हौच पौच हो जाएगा। तो उससे रोकने के लिए ऐसा माना जाता है कि उनको थोड़ा स्पेस दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई चीज़ हमारे मेमोरी में जाती है तो वो हलचल मचाती है, काफ़ी तेज प्रतिक्रिया वहाँ पर होती है। उस समय आपको लगेगा नया चीज़ सीखने के बाद कि हमने भुला दिया, जो कुछ भी आ रहा था उसमें हम गड़बड़ कर दिए, वो अब उस हिसाब से हमारे माइंड में वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन जिन पियाजे ने बताया है कि एकोमोडेशन के बाद आगे का भी प्रोसेस होता है, तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर करना है। आपको थोड़ा स्पेस देना है, थोड़ा समय देना है, वो अपने जगह पर जाकर एडजस्ट कर जाए, उसके बाद फिर नई चीज़ों को आप सीखिए। इस एग्ज़ाम के समय हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर्स को याद करने बैठते हैं, तो एग्ज़ाम के समय, एग्ज़ाम के दिन वो अच्छे से याद नहीं आ पाता, चीज़ें एक दूसरे में घुसी हुई नज़र आती है। तो इससे बेहतर तरीका ये होगा कि अगर आपने एक प्रश्न को अच्छे से याद कर लिया तो थोड़ी देर का ब्रेक ले लें, आप माइंड को थोड़ा सा स्पेस दें, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। एडजस्ट करने के बाद जब सब कुछ शांत होता नजर आएगा, फिर आप दूसरे टॉपिक को याद करिए। तो ये एक तरीका है। इसके साथ साथ है एक्टिव मेथड। एक्टिव मेथड में बोल बोल करके याद किया जाता है। वो जो स्पेस मेथड है वो एक्टिव मेथड का ही एक हिस्सा है। स्पीड मेथड वो एक्टिव मेथड का ही एक हिस्सा है। इसमें बोल बोल करके चीज़ों को याद किया जाता है, तो उच्चारण के साथ चीज़ें बंध जाती हैं, और जब वो उच्चारण के साथ बंध जाती है तो उनको रिकॉल करना और लंबे समय तक धारण करके रखना भी आसान होता है। जैसे आप कविताओं के पाठ में देखें, उन्हें गा गा कर याद किया जाता है, तो स्टूडेंट्स आराम से उसको याद कर लेते हैं और लंबे समय तक उसका रिटेंशन बना रहता है माइंड में। इसके साथ साथ है पैसिव मेथड, निष्क्रिय विधि। ये ठीक इसका उल्टा है। इसमें बोल करके आप याद नहीं करते, इसको मन ही मन याद करते हैं। तो ये विधि उन स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है जो एक लॉजिकल एज वाले हैं। कम एज के स्टूडेंट्स के लिए ये विधि सही नहीं है, कई बार वो इसका गलत फायदा उठाने जाते हैं। इसके बाद है स्वर विधि, यानी रेसिटेशन मेथड। इसमें लय के साथ गा करके और बोल करके चीज़ों को याद किया जाता है। जैसे जो भी राइम्स वगैरह हैं उसमें आप ट्रैफिक रूल्स सिखाते हैं, उसमें कुछ मोरल नॉलेज स्टूडेंट्स को प्रदान करते हैं, तो वो गा गा के होता है। उसमें क्या होता है कि वो इंटरेस्टिंग भी हो जाता है उनके लिए, गाकर याद करना भी आसान हो जाता है। फिर वो ट्रैफिक रूल्स को ही अगर देखें तो वो याद कर लेते हैं, रेड आने पे रुकना है, येलो आने पे तैयार रहना है, ग्रीन आने पे चलना है, जेब्रा क्रॉसिंग में ही पैदल पार करना है। ये सब कुछ, पहले देखो बाएं फिर देखो दाएं, तरह तरह के राइम्स, और ये चीज़ें उनके जीवन से उपयोगी भी होती हैं। तो ये बोल करके गा करके याद करने की विधि है। रोट मेथड बेहतर आप जान रहे हैं, इस पर समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। इसके साथ साथ है निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। इसमें क्या होता है कि किसी भी सीखी गई चीज़ को या जिसको याद करना है उसका पहले अवलोकन कर लिया जाता है। जैसे बालकों को अगर कोई सूची याद करनी है तो वो पहले इस बात का निरीक्षण कर ले कि ये चीज़ें किस क्रम में निर्धारित है। उस क्रम को निरीक्षण कर लेने के बाद उसको याद करना आसान हो जाता है। जनरली केमिस्ट्री में या मैथ्स में, साइंस के अलग अलग पेपर्स में जो
टेबल्स वगैरह याद करने होते हैं तो उसमें ये मेथड काफ़ी काम आता है। हिस्ट्री में या फिर सोशल साइंस के अन्य सेक्शंस में भी इस विधि को प्रयोग में लाया जाता है। इसके साथ साथ है क्रिया विधि। क्रिया विधि में क्या होता है कि एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों को प्रयोग में लाया जाता है। जैसे आप देखेंगे कि मान लेते हैं किसी स्टूडेंट्स को किसी इम्पोर्टेंट थ्योरी के बारे में साइंस के किसी पेपर में जानकारी दी जानी है, तो आपने उस पर कोई प्रोजेक्ट करा लिया या कोई वर्क करने के लिए उनको दिया, तो उस प्रोजेक्ट को करने के दौरान वो अपने सभी सेंस ऑर्गन को प्रयोग में लाते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है कि ये चीज़ें उसके मेमोरी में अच्छे तरीके से अपना जगह बना लेती हैं। तो जिन बच्चे की याददाश्त कमज़ोर है या स्मृति अच्छी नहीं है, उनके लिए ये बेस्ट टेक्निक हो जाता है। उनको अगर कोई चीज़ याद कराना हो तो क्रिया विधि के द्वारा उनको याद कराया जा सकता है। इसके साथ साथ जो अगली विधि है वो है विचार साहचर्य की विधि। एक विचार को दूसरे विचार के साथ जोड़कर बताना। इससे क्या होता है कि लंबे समय तक ये चीज़ें याद रहती हैं। जैसे अगर हमको बताना है, किसी बच्चे को याद कराना है कि भारत कब आज़ाद हुआ, 1947 में 15 अगस्त को ये आज़ाद हुआ, तो उस समय और उस समय के पहले बहुत सारी घटनाएं हुई थी। तो अगर हमने एक अच्छा चैन बनाया, हमने उनको बताया कि पहले कांग्रेस की स्थापना होती है, फिर बहुत सारे और भी दल हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का प्रयास कर रहे होते हैं, बहुत सारे क्रांतिकारी दल भी तैयार होते हैं, समाजवादी दल तैयार होते हैं, और इन सभी लोगों का प्रयास बना रहा। फिर प्रथम विश्व युद्ध का परिदृश्य लिखा गया, कुछ रिलैक्सेशन दिया गया भारतीयों को, हालांकि वो पर्याप्त नहीं था। उसके बाद द्वैध शासन की स्थापना हुई, जिसका कि एक अलग ही प्रभाव भारतीय जनमानस पर पड़ा। भारतीयों को तोड़ने का प्रयास किया गया। फिर सेकेंड वर्ल्ड वार आता है। इस बीच में महात्मा गांधी ने बहुत सारा अपना आंदोलन वगैरह किया, उसका भी प्रभाव चलता गया। बहुत सारी घटनाएं हुई जिससे जागरूकता फैली। फिर सेकेंड वर्ल्ड वार का बैकग्राउंड तैयार होता है। उस दौरान ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन होता है। लेबर पार्टी ने तय किया कि हम भारत को अब लंबे समय तक अपने कब्जे में नहीं रख सकते हैं। माउंटबेटन को भेजा गया, एक प्लान बना, उस प्लान के आधार पर भारत के स्वतंत्रता की नींव रखी गई। हालांकि वो प्लान सक्सेस नहीं हुआ, भारत का विभाजन हुआ। तो आप देख रहे हैं कि 1947 से संबंधित इतने सारे फैक्ट्स को जोड़ करके आप बच्चों को बता सकते हैं। अब जब भी वो 1947 की बात करेंगे तो एक के साथ अत्यधिक विचारों को वो शामिल करने में सक्षम हो जाएंगे। इसके साथ साथ और भी सब्जेक्ट में अलग अलग तरीके हो सकते हैं। चूंकि मैं सोशल साइंस से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मुझे ये ज़्यादा सही लगा एग्जाम्पल देने में। आप अपने सब्जेक्ट में ऐसा कर सकते हैं। जैसे मैं जीव विज्ञान में एक बताने का प्रयास करता हूँ, हमारे शरीर में बहुत सारे सिस्टम्स हैं। तो स्केलेटल सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। तो सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ जुड़ करके काम करते हैं। अब आप जब भी शरीर के बाकी क्रियाओं से संबंधित चीज़ों की जानकारी बच्चों को देना चाहेंगे तो उस समय आपको ध्यान रखना होगा कि एक चीज़ के बारे में बता रहे हैं तो वो निश्चित तौर पर, चूंकि एक ही शरीर का हिस्सा है, तो वो निश्चित तौर पर दूसरे चीज़ों के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो उस सीरीज को अगर आप क्लियर करते चले, जोड़ते चले, अगर सही तरीके से आप कोरिलेट करके बताएं तो वो भी उनके मेमोरी में लंबे समय तक बनी रहती है। इसके साथ साथ जो अंतिम विधि है वो है सअभिप्राय स्मरण विधि, यानी मेथड ऑफ इंटेंशनल मेमोराइजिंग। इस मेथड के नाम में ही छुपा हुआ है कि जब आप किसी प्रयोजन से, किसी उद्देश्य से, किसी जरूरत से प्रेरित होकर किसी चीज को सीखते हैं तो सीखना भी आसान हो जाता है आपके लिए और वो लंबे समय तक आपके स्मृति में बना रहता है। तो अगर बेहतर होगा कि आप किसी भी चीज को उद्देश्य से प्रेरित होकर के ही सीखें। जैसे बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे तरह तरह के काम धंधे करते हैं तो वो भी उद्देश्य से प्रेरित होकर सीखते हैं, फिर उन चीज़ों को वो नहीं भूलते। तो जब हम और आप शिक्षण प्रशिक्षण से जुड़ना चाहते हैं
तो ये भी एक पर्पसफुल वर्क है। तो क्यों नहीं यहाँ पर हर एक चीज को कि इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर के सीखा जाए। अब एक महत्वपूर्ण मुद्दा बचता है हमारे सामने डिस्कस करने के लिए, वो है मेमोरी ट्रेनिंग। तो मेमोरी ट्रेनिंग में कुछ नियम ऐसे हैं जो हमारा हेल्प करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। जैसे सबसे पहला है दृढ़ निश्चय। अगर आपने दृढ़ निश्चय किया है तो वो चीजें आपको याद रहेंगी। दूसरा है स्पष्ट ज्ञान। अगर चीजें क्लियर हैं आपके माइंड में तो याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ है प्रोत्साहन। अगर आपको लगातार प्रोत्साहन मिल रहा है तो इससे भी आप चीजों को याद रखेंगे या इस तरह आपका झुकाव बनता चला जाएगा। तो इस तरीके से आप ट्रेनिंग दे सकते हैं बच्चों को, उनको अपने मेमोरी को उपयोग में लाने की। इसके साथ साथ है पहले से समझाना। कोई भी चीज अगर किसी बच्चे को याद करना है तो उसको क्लियर कट आप इस बात को समझा दीजिए कि इसको सीख करके क्या फायदा होगा, और पहले से वो समझ चुके हों उस सारे प्रोसेस को। उसके बाद अगर वो याद करते हैं तो उन्हें आसानी के साथ याद होगी। ये ट्रेनिंग का सही तरीका होगा। इसके बाद है रुचि उत्पन्न करना। उनको इतना ज़्यादा क्यूरियस बना दीजिए कि वो खुद आगे आगे उसको सीखने का प्रयास करें। तो जब क्यूरियोसिटी का लेवल जितना अधिक हाई होता है, आपकी मेमोरी उतनी अच्छे कंडीशन में पहुंच जाती है। इसके बाद है जो भी ज्ञान सीखा गया या एक्सपीरियंस किया गया वो उनके पहले के ज्ञान पर आधारित हो। यही वजह है कि जब आप लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें एक उद्देश्य उसमें आप ये मेंशन करते हैं कि बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित। तो जो कुछ वो जानते हैं उससे रिलेट करते हुए अपने लेसन को अगर आप तैयार करते हैं तो वो उनके साथ जुड़ना होता है, उस चीज़ को वो आसानी से सीख पाते हैं और याद भी रख पाते हैं। इसके साथ साथ है कि स्मरण के अत्यधिक अवसर प्रदान करना। अगर आप लगातार ऐसे सिचुएशन में उनको डालते चले जा रहे हैं जहाँ पर उनको अपने पहले सीखे हुए चीज़ को बार बार प्रयोग में लाना पड़ रहा है, तो वो चीज़ें उनके याददाश्त में बन जाती है। जो कंटिन्यूअस और कंप्रिहेंसिव इवेल्युएशन का प्रोसेस था सीसी, ये कहीं ना कहीं इसी चीज़ से जुड़ी हुई चीज़ थी। जैसे आप यूनिट टेस्ट लेते हैं, यूनिट टेस्ट के बाद फिर आप 2-3 यूनिट का एक टेस्ट ले लेते हैं, फिर इस तरीके से आप हाफ ईयरली लेते हैं, SA1 वो समेटिव टेस्ट होता है। तो आप देखें कि लगातार एग्ज़ाम होते रहने से बच्चों के ऊपर ये जिम्मेदारी बनी रहती है कि हमें इन चीज़ों को याद रखना है, क्योंकि फिर वो अगले एग्ज़ाम में हमारे काम आने वाला है। और इतने लंबे समय तक जब वो अपने ध्यान में इन चीज़ों को रखते हैं तो एक समय आने के बाद अपने जीवन में भी उसको प्रयोग में लाना प्रारंभ कर देते हैं। इसके साथ साथ है दोहराना। आप उनको रिपीट करने के लिए वो देंगे। इसके बाद है सांवेगिक स्थिरता। अगर इमोशनल स्टेबिलिटी स्टूडेंट के अंदर बनी रहे तो चीज़ों को याद करने में काफ़ी आसानी होती है। लेकिन अगर वो डरा हुआ है या किसी बात से क्रोधित हो चुका है, किसी बात से व्यथित है, कष्ट में है या काफ़ी ज़्यादा थका हुआ है, तो इन सारे चीज़ों से अगर वो सांवेगिक अस्थिरता को प्राप्त होता है तो वो जल्दी से किसी चीज़ को याद नहीं कर पाएगा। तो उनका माइंड का बैलेंस कंडीशन में होना काफ़ी जरूरी है। इसके साथ साथ है एकाग्रता। एकाग्रता का मतलब है कि देखिए, ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन एकाग्रता से मतलब है कि किसी एक पॉइंट पर अपने आप को फोकस कर देना। तो बच्चों को कोई भी पाठ पढ़ाते समय एकाग्र कैसे बनाना है ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप चीज़ों को क्यूरियस बना दीजिए और आपके टीचिंग में वो क्वालिटी होनी चाहिए कि पूरी तरह से स्टूडेंट बंध जाए, समय का या पूरे अन्य चीज़ों का कोई ज्ञान उनको ना रहे। इस तरीके से अगर वो एकाग्र होकर आपको सुन रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो सीखेंगे और फर्क पड़ेगा। इसके साथ साथ है कि स्मरण की अन्य विधियों को अपनाना। बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा
सीखे गए चीज़ को वापस प्रयोग में लाना होता है। तो इस तरह के ट्रेनिंग सेशंस अगर ऑर्गेनाइज किए जाएं और बार बार उनको इन चीज़ों के प्रति अवेयर बनाकर रखा जाए तो निश्चित तौर पर उनकी मेमोरी में ये चीज़ें लंबे समय तक बनी रहेंगी। तो उम्मीद करते हैं कि मेमोरी के इन सारे एस्पेक्ट्स को आपने क्लियरली समझ लिया होगा। इसमें से जो भी पॉइंट क्लियर नहीं रहा हो, समझ में नहीं आया हो, काइंडली आप हमें इन्फॉर्म करके हमसे पूछिए। हम लोग कोशिश करेंगे इस समस्या को दूर करने का। तो मिलते हैं अब अपने अगले टॉपिक में, किसी अगले विषय पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और इससे संबंधित जो नोट्स होंगे मैं उसको बहुत जल्द प्रिपेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ, वो आपके कॉलेज के ग्रुप में डाल दिया जाएगा। तो मिलते हैं अपने अगले अंक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।